दक्षिण के रण में पीएम मोदी का भव्य शक्ति प्रदर्शन। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया। सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा, चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगे। फूलों की बारिश के बीच पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात कर सभी का उत्साह बढ़ाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं की गाड़ी को चेक करने के निर्देश दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि दमदम एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी की भी चेकिंग की कोशिश हुई है। घटना पर नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मेरी गाड़ी चेक होती है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की भी गाड़ी चेक होनी चाहिए। बंगाल में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, टीएमसी पर बीजेपी के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। आज जलपाईगुड़ी में अमित शाह ने रैली में आए लोगों से ममता सरकार को खार फेंकने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि आप ममता का हिसाब कर दो, टीएमसी के गुंडों का हिसाब हम बराबर कर देंगे। गृहमंत्री ने हुमायूं कबीर को ममता का एजेंट बताते हुए कहा कि दोनों की दूरी से दिखावे की है। ममता के इशारे पर ही बंगाल में बाबरी का काम शुरू हुआ है, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर कल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल को चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय है, तो वहीं राज्यसभा में 18 अप्रैल को 10 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग होगी। विशेष सत्र में सरकार 3 विधेयक पेश करेगी। इसमें संविधान संशोधन बिल, परिसभन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल है। सरकार का मकसद लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना है और फिर बड़ी सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्ष एकजुट हुआ। इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की गई। खड़गे ने कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन बिल के प्रावधानों का विरोध करेंगे। चुनावी फायदे के लिए अभी बिल लाया जा रहा है। डिलिमिटेशन के नाम पर सरकार खेल रही है। विपक्ष एकजुट होकर परिसीमन बिल का विरोध करेगा। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के बोर्ड नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस साल 93.7% छात्र पास हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर आंकड़ा है। करीब 2.25 लाख छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जबकि 55,000 से ज्यादा छात्रों ने 95% पार किया है। करीब 2.25 लाख छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक इस साल छात्रों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। बिहार को पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला है। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पटना के लोक भवन में शपथ समारोह हुआ, जहां राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई सरकार में भी 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला लागू किया गया है। जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। दोनों डेप्यूटी सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। बिहार में शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास गृह, राजस्व, स्वास्थ्य समेत कुल 29 मंत्रालय रखे हैं। तो वहीं डेप्यूटी सीएम विजय चौधरी के पास जल संसाधन, शिक्षा, संसदीय कार्य समेत 10 विभाग हैं। दूसरे डेप्यूटी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव के पास वित्त, ऊर्जा समेत कुल 8 मंत्रालय हैं। खबर है कि मई के पहले हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार होगा। तब सरकार के सभी मंत्रालय तब तक सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम के पास ही बाकी मंत्रालय रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 ऐतिहासिक फैसलों पर मोहर लगाई है। सीएम विश्वेश्वर साय की अध्यक्षता में बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसका मकसद शादी, तलाक, संपत्ति जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाना है। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने एक तरफ मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की भारी छूट होगी। नोएडा हिंसा को लेकर राजनीतिक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में कांग्रेस से जुड़ी अनुषी तिवारी और मीर इलियासी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अनुषी ने 14 लोगों की मौत और 32 लोगों के घायल होने की झूठी खबर पोस्ट की थी। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। सहावर थाना क्षेत्र में चहका गुनार गांव में जुलूस के रास्ते को लेकर हुए विवाद में छतों से जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। सूचना मिलने के बाद डीएम और एसपी भारी पुलिस के साथ स्थिति संभालने के लिए मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 38 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 4 महिलाओं समेत 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के मऊ में एक सड़क पर कार चालक की लापरवाही का मामला सामने आया है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी का चालक ने अचानक दरवाजा खोल दिया, जिससे पीछे से आ रहे बाइक सवार उससे टकरा गए। गनीमत रही है कि दोनों युवक घटना के समय पीछे से आ रहे थे। पिकअप की चपेट में आने से बच गए। हालांकि टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार कई मीटर दूर जा गिरे। एक्सीडेंट में बाइक सवार युवकों को चोट आई है। घटना का वीडियो सामने आया है।
भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर से बातचीत शुरू होगी। सरकार का एक डेलीगेशन अगले हफ्ते वॉशिंगटन की यात्रा पर होगा। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ नियमों को बदल दिया है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में बातचीत रुकी हुई थी। इंडियन डेलीगेशन नई टैरिफ संरचना पर चर्चा के लिए अमेरिकी दौरे पर जा रहा है। ये डील दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर एक रणनीतिक कदम है। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते मार्च में भारत को भारी नुकसान हुआ है। तनाव के कारण मध्य पूर्व में भारत का एक्सपोर्ट $3.5 बिलियन कम रहा। ईरान इजरायल युद्ध के चलते लॉजिस्टिक शिपमेंट प्रभावित हुए, जिसके कारण मार्च में करीब 58% निर्यात कम हुआ। भारत से मिडिल ईस्ट में कृषि उत्पाद, रत्न, ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है। इन आंकड़ों ने भारत के व्यापार पर असर डाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान के साथ चल रही जंग अब खत्म होने के बेहद करीब है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने इंटरफेयर नहीं किया होता तो आज ईरान एक परमाणु शक्ति बन चुका होता। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगले 2 दिनों में इस्लामाबाद में शांति वार्ता का नया दौर शुरू हो सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान आर्थिक रूप से टूट चुका है और अब डील करना चाहता है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी एक लेटर लिखा है। ट्रंप ने जिनपिंग से ईरान को हथियार न देने की अपील की थी, जिस पर चीन की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ट्रंप के मुताबिक जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो ईरान को हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने तेल की कीमतों पर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही तेल के दाम पुराने निचले स्तर पर लौट जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया है कि हॉर्मुज अब खुल रहा है और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने नाटो पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने सवाल उठाया कि अगर नाटो देश संकट के समय अमेरिका के साथ नहीं खड़े होते हैं तो अमेरिका उन पर हर साल अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने अपनी प्रायोरिटीज साफ कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत कई देशों के संपर्क में है और वहां फंसे भारतीय जहाजों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। ऊर्जा सुरक्षा के सवाल पर मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के अलग अलग देशों से तेल खरीदना जारी रखेगा।